विराज और रजत दोनों दोस्त बात कर रहे थे। रजत, समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलाऊं। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो इतने सुंदर चित्र बनाते हो। एक बार जो दृश्य देख लेते हो उसे अपने रंगों से कागज पर उतार लेते हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? चित्र तो मैं अच्छा बनाता हूँ, परंतु पिछले कुछ दिनों से ना तो मेरे बनाए हुए चित्र कोई खरीद रहा है और ना ही मुझे नए चित्र बनाने को कह रहा है। धन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसी बात की चिंता है मुझे। इसका अर्थ है कि तुम्हारी स्थिति भी मेरी ही तरह है। आजकल मुझे भी कहीं गायन का मन नहीं कर रहा है। मेरे पास भी बिल्कुल धन नहीं बचा है। क्या करें, अब हम दोनों की स्थिति एक समान है। हम दोनों एक दूसरे की सहायता चाहकर भी नहीं कर सकते। विराज रजत से ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि रास्ते से चलने वाले एक आदमी की जेब से एक पोटली नीचे गिर गई है। उस आदमी को इस बात का पता भी नहीं था। आदमी ऐसे ही आगे चला जाता है। विराज और रजत उस पोटली को उठाते हैं और अरे, इस पोटली में तो बहुत सारा धन है। हाँ, इससे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। परंतु हम ये धन कैसे रख सकते हैं? ये तो उस आदमी का है। उसे पता ही नहीं है कि उसका धन नीचे गिर गया है। हम अभी इसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अरे, पर पता नहीं उसे इस धन की हमसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। मित्र, अभी ये सब विचार करने का समय नहीं है। हमें हमारी समस्या का विचार करना चाहिए। चलो दूर जाकर ये धन आधा आधा बांट लेते हैं। विराज और रजत दूर जाते हैं और पोटली का धन आधा आधा बांट लेते हैं। उनकी समस्या कुछ दिनों के लिए समाप्त हो जाती है। इन दिनों ने दोनों को भी कोई काम नहीं मिला था। फिर एक दिन दोनों बात करने लगते हैं। विराज, उस दिन हमने जो पोटली उठाई थी उसका धन तो समाप्त हो गया है और इतने दिनों में अब तक किसी ने मुझे गाना गाने के लिए नहीं बुलाया है। हाँ, मुझे भी किसी ने चित्र बनाने को नहीं कहा है। अब हमें फिर से रास्ते से पड़ा हुआ धन उठाना पड़ेगा, ऐसा ही लग रहा है। अरे, पर जरूरी तो नहीं कि आज फिर से किसी का धन गिर जाएगा। फिर अब क्या करें हम? हमें पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा। पर करें तो क्या करें? उस दिन हमने जो किया वो एक प्रकार की चोरी ही थी। अब हम रोज रोज चोरी तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं? धन कमाने के लिए हमें चोरी भी करनी पड़े तो वो भी हम करेंगे। अरे, परंतु हम चोर नहीं हैं। हम चोरी कैसे कर सकते हैं? जन्म से कोई भी चोर नहीं होता मित्र। परिस्थिति मनुष्य को चोर बनाती है। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें चोरी ही करनी पड़ेगी। हमारी कला का कोई सम्मान नहीं कर रहा है। एक तो हमें कोई हमारी कला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बुलाता। यदि बुलाए तो उचित मूल्य नहीं देता। हमें चोरी ही करनी चाहिए। परंतु हम पकड़े गए तो? पकड़े नहीं जाएंगे। मेरे पास एक योजना है। मैं पूरे गांव में घूमकर तुम्हारे गाने और गायकी की इतनी प्रशंसा करूंगा कि गांव वाले तुमसे गाना सुनने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। और मैं तुम्हारी चित्रकारी की प्रशंसा करूंगा, जिससे सब तुम्हारे चित्र को देखने के लिए टूट पड़ेंगे। हाँ, जब मैं मेरी कला का प्रदर्शन करूंगा तब तुम छुपकर लोगों के घरों में जाकर चोरी कर लेना। वो भी इतने ही धन की जितनी हमें आवश्यकता हो। यदि ज्यादा वस्तुओं की चोरी हो गई तो गांव वाले चौकन्ने हो सकते हैं। जब तुम गाना गा रहे होगे तब मैं जाकर चोरी करूंगा। तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, बस इसमें कोई समस्या ना आए। नहीं आएगी। अब तुम जाओ, गांव में जाकर किसी को चित्र बनवाना है ये पूछ लो। मैं भी गांव की दूसरी दिशा में चला जाता हूँ। रजत और विराज दोनों गांव के अलग अलग दिशा में जाकर एक दूसरे का कला की प्रशंसा करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग प्रभावित हो जाते हैं। गांव का एक बड़ा व्यक्ति बलराम सेठ रजत को बुलाता है और सुनो, मैं तुम्हारे मित्र से अपना एक चित्र बनवाना चाहता हूँ। तुम कल उसे लेकर आ जाओ। जी सेठ जी, मेरा मित्र आपका ऐसा चित्र बनाएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। बस
मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके इस चित्र बनाने के कार्यक्रम के समय यदि आप अपने परिवार वाले और पड़ोसियों को भी बुला लें तो मेरे मित्र की कला का प्रदर्शन सबके सामने हो सकता है। आपके माध्यम से उसे और भी काम मिल सकता है। ठीक है, मैं सबको बुला लेता हूँ। रजत ठीक है कहकर चला जाता है। उधर विराज भी रजत के गायन कला की प्रशंसा लोगों में जाकर करता है। फिर एक व्यापारी शंकरशन विराज की बातें सुनकर उसके पास आता है। सुनो, कल मेरे बेटे का विवाह है। आने वाले अतिथियों के मनोरंजन के लिए तुम्हारे मित्र को मेरी हवेली भेज दो। यदि उसने अच्छा गाना गाया तो मैं उसे उचित मूल्य दूंगा। अवश्य, कल समय पर मेरा दोस्त आपकी हवेली पर पहुंच जाएगा। दोनों दोस्त मिलते हैं और रजत, तुम्हें गाना गाने के लिए बुलाया है। गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, शंकरशन जी। कल उनके बेटे का विवाह है। तुम वहां जाकर गाना गाओ। कल तुम्हें भी गांव के एक धनिक व्यक्ति बलराम सेठ जी ने बुलाया है। उन्हें उनका चित्र बनवाना है। ठीक है, विवाह सुबह है। हम दोनों भी शंकरशन जी के यहाँ चले जाएंगे। जब तुम गाना गा रहे होगे और सब तुम्हारे गाने को सुनते हुए मंत्र मुग्ध हो गए होंगे, तब मैं चोरी कर लूंगा। और तुम शाम को जब सेठ बलराम का चित्र बना रहे होगे, तब उसके परिवार वाले और बाकी पड़ोसी भी वहीं आसपास होंगे। तब मैं उनके घर में जाकर चोरी कर लूंगा। दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। दोनों अगले दिन की सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगली सुबह विराज और रजत तैयार होकर चले जाते हैं। रजत शंकरशन जी की हवेली में जाकर गाना गाने लगता है। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उसके पास आकर बैठते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विराज दुल्हन के कमरे में पहुंच जाता है और वहां सोने के कुछ गहनों की चोरी कर लेता है। रजत का गाना खत्म हो जाता है। सभी तालियां बजाते हैं और शंकरशन जी खुश होकर, वाह, आज तो तुमने इतना सुंदर गाना गाया है कि सभी का मन प्रफुल्लित हो गया है। ये लो तुम्हारा मूल्य। आपका आभार मालिक। रजत धन की पोटली लेकर चला आता है। विराज भी चुराए हुए गहने लेकर घर पहुंचता है। दोनों धन को आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे ही शाम को विराज बलराम का सेठ बनाने के लिए चला जाता है। सेठ बलराम एक जगह पर बैठते हैं और विराज उनके सामने बैठकर कागज पर उनका चित्र बनाने लगता है। आसपास के लोग विराज को चित्र बनाते हुए देखकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ये देखकर रजत छुपकर एक घर में जाता है और वहां धन की चोरी करता है। चित्र पूर्ण होने के बाद, अरे वाह विराज, तुमने तो बहुत ही सुंदर चित्र निकाला है। अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है तुमने। मुझे ये चित्र बहुत पसंद आया है। बलराम सेठ विराज को धन की पोटली थमाते हैं। विराज धन की पोटली और रजत चुराया हुआ धन लेकर घर में मिलते हैं। दोनों धन आधा आधा बांट लेते हैं। चलो, इस धन से हमारे कुछ दिन तो मजे से बीत जाएंगे। हाँ, और हमने लोगों का ज्यादा धन नहीं चुराया, इसीलिए उन्हें संदेह भी नहीं होगा। तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे लगता है हमें ये छोड़ देना चाहिए। तुम जो सोने के गहने लेकर आए हो, उन्हें भी हमें बेचना है। वो हम इस गांव में नहीं बेच सकते, इसीलिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, हम आज रात को ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही अब रजत और विराज मिलकर लोगों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए गांव में चोरियां करने लगते हैं। एक दिन वो नवलपुर राज्य में पहुंचते हैं। विराज वहां के महाराज बलदेव का एक सुंदर चित्र बनाने लगता है। महाराज नगर के बीच में बैठे होते हैं और सभी प्रजावासी चित्र को देखने के लिए उपस्थित होते हैं। कुछ देर के बाद चित्र पूर्ण होता है। फिर, वाह, इतना सुंदर चित्र मैंने आज तक नहीं देखा है। कई चित्रकारों ने हमारे चित्र बनाए हैं, परंतु इस तरह की कला मैंने आज तक नहीं देखी है। तुमने मेरा चेहरा इतना बारीकी से बनाया है
कि इसमें मेरी छवि पूरी तरह से उतर गई है। सुंदर, अति सुंदर। इधर बलदेव विराज के चित्र की प्रशंसा कर रहे थे। तभी वह रजत सीधे राजमहल में जाकर वहाँ कीमती रत्न चुरा कर लाता है। रात को जब दोनों घर में मिलते हैं तब ये देखो, मैंने कितने कीमती रत्न चुराए हैं आज। बहुत कीमती होंगे ये रत्न। ये देखो, महाराज ने मुझे धन की इतनी बड़ी पोटली दी है। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह सबके जागने से पहले उस राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे वो दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। दूसरे राज्य में वो एक जौहरी के पास जाते हैं। ये सब रत्न तो बहुत मूल्यवान हैं, परंतु कहीं ये चोरी के तो नहीं हैं? नहीं नहीं सेठ जी, आप हमें चोर समझ रहे हैं? अरे हम तो कलाकार हैं। गांव नगरों में घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लोग हमारी कला से प्रसन्न होकर हमें उपहार में जो दे देते हैं, उनमें ही हमें ये रत्न भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इसका मूल्य दे देता हूँ। जौहरी से रत्न और विराज धन लेकर चले जाते हैं। फिर एक दिन वही जौहरी महाराज बलदेव के पास जाता है। महाराज, ये देखिए, इस बार आपके लिए कितने सुंदर रत्न लेकर आया हूँ। हाँ, रत्न तो बहुत सुंदर है, परंतु ऐसा लग रहा है कि ये रत्न भी मैंने पहले कहीं देखे हैं। महाराज, ये तो वही रत्न है जिसकी कुछ दिनों पहले हमारे महल से चोरी हुई थी। हाँ, ये वही रत्न है, परंतु ये आपके पास कैसे? जौहरी महाराज को सब बता देता है। महाराज समझ जाते हैं कि वो चोरी विराज और उसके साथी ने की है। कुछ दिनों के बाद महाराज बलदेव अपने एक मित्र महाराज रणविजय से मिलने जाते हैं। उनके कक्ष में महाराज वैसा ही सुंदर चित्र देखते हैं जैसा विराज ने उनका बनाया था। रणविजय, ये चित्र बहुत सुंदर है। किसने बनाया है ये चित्र? हमारे राज्य में एक बहुत सुंदर कलाकार आया है, विराज नाम का। उसी ने ये चित्र बनाया है। उसका एक मित्र भी है जो बहुत अच्छा गाता है। एक काम करो मित्र, तुम उन दोनों को हमारे राज्य में भेज दो। मैं उनकी कला देखना चाहता हूँ। और हाँ, तुम चौकन्ने रहना, इन दिनों चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। महाराज रणविजय विराज और रजत को महाराज बलदेव के पास जाने का आदेश देते हैं। उससे सुनकर विराज, महाराज बलदेव के नगर में हम एक बार चोरी कर चुके हैं। कहीं उन्हें हम पर संदेह तो नहीं हुआ होगा? समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने हमें फिर क्यों बुलाया है, पर हमें जाना तो पड़ेगा। रजत और विराज महाराज के पास आते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। विराज, तुमने मेरा एक चित्र बनाया है। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम हमारी महारानी का सुंदर चित्र बनाओ। और रजत, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। मेरा मित्र कह रहा था तुम दोनों एक ही समय अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करो। जब रजत गाना गाए तभी तुम महारानी का चित्र बनाओ। ये बात सुनकर रजत और विराज एक दूसरे को देखने लगते हैं। हम दोनों एक ही समय पर अपनी कला का प्रदर्शन करें, ऐसा आप क्यों चाहते हैं महाराज? हम तुम्हारी कला देख चुके हैं विराज। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा के साथ गायन और चित्रकारी दोनों कलाओं का एक साथ अनुभव करें। परंतु आप दोनों को ऐसा करने में कोई आपत्ति है क्या? रजत और विराज चुप हो जाते हैं। हाँ, कदाचित जब एक कला का प्रदर्शन कर रहा हो तब दूसरे को चोरी करने का आप दोनों को इतना अभ्यास हुआ है कि तुम दोनों एक ही समय पर अपनी कला नहीं दिखा सकते। महाराज बलदेव की ये बात सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि महाराज को कैसे पता चला। तुम यही विचार कर रहे हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला? जिस जौहरी को तुमने हमारे खजाने से चुराए हुए रत्न बेचे थे,
वो ही रत्न लेकर हमारे पास आया था। हमें खजाने में हुई चोरी के विषय में पता चल गया था, परंतु प्रजा में भय उत्पन्न न हो, इसीलिए हमने उस बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था। जौहरी के पास उन रत्नों को देखने के बाद रणविजय के पास मैंने वो चित्र देखा और तभी मैं समझ गया, अपनी कला का प्रदर्शन करने के नाम पर तुम दोनों चोरियां कर रहे थे। कलाकार होकर ऐसा कर्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? महाराज, हम मान्य करते हैं कि हमने चोरियां की हैं, परंतु हमारी कला से हमें धन प्राप्त नहीं हो रहा था। पेट भरने के लिए हमें चोरी का आधार लेना पड़ा और फिर हमें चोरी का इतना अभ्यास हुआ कि हमें लगने लगा कि अब तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। चोरी एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है। तुम दोनों इतने अच्छे कलाकार हो, फिर भी तुमने ऐसा किया है कि तुम्हें दंड देना अनिवार्य है। महाराज, हमें एक अवसर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे और काम करके ईमानदारी से धन अर्जित करेंगे। महाराज बलदेव कुछ विचार करते हैं और तुम दोनों हमारे महल में रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करो। रजत हमारा राज गायक बनेगा और विराज राज चित्रकार। इसमें तुम दोनों की धन की चिंता मिट जाएगी और हम तुम पर दृष्टि भी रख पाएंगे। रजत और विराज को बहुत खुशी होती है। उस दिन के बाद से दोनों महाराज बलदेव के राज्य में रहकर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। दोनों की कला की प्रशंसा पूरे राज्य के साथ दूर दूर तक पहुंच जाती है। राजकुमार वीरसेन अपने राज्य के काम को करने के लिए राजधानी से दूसरे नगर गए हुए थे। वो अपने राजमहल लौटने लगे। दोपहर का समय था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। राजकुमार थक गए थे और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे थे। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की नारियल पानी बेच रही थी। ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी पी लो। नारियल पानी पी लो और इस तपती गर्मी से राहत पा लो। अरे वाह, नारियल वाली, चलो नारियल पानी पी लेता हूँ, थोड़ी थकान कम हो जाएगी। राजकुमार वीरसेन उस लड़की के पास आते हैं और नारियल पानी मांगते हैं। अंजलि उन्हें नारियल पानी देती है। ये लीजिए राजकुमार, मीठा नारियल पानी, इसे पीकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। राजकुमार वीरसेन नारियल पानी पी लेते हैं। उन्हें अब अच्छा महसूस होने लगता है। राजकुमार उसे एक पोटली देते हैं। ये धन रख लो। राजकुमार, ये धन तो बहुत ज्यादा है। इस नारियल पानी का मूल्य इतना नहीं है। क्या? तुम तो बहुत कम मूल्य लेती हो। इतने मीठे पानी का मूल्य तो ज्यादा होना चाहिए। इतनी धूप में खड़े रहकर नारियल पानी बेचना आसान नहीं है। क्या करूं राजकुमार, नगर के लोग इतना कम मूल्य देने में ही झिक-झिक करते हैं, तो मूल्य बढ़ाकर क्या करूंगी। राजकुमार को अंजलि की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसे उसके मेहनत के अनुसार धन प्राप्त नहीं होता है। राजकुमार राजमहल चले जाते हैं। ऐसे ही अब राजकुमार की बार भेंट होने लगती है। एक दिन, अंजलि, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम अकेले ही नारियल पानी बेचती हो। तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? नहीं राजकुमार, मैं अनाथ हूँ। ये नारियल पानी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। अंजलि, इतने दिनों से हम मिल रहे हैं, मुझे तुमसे लगाव हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या? पर आप तो राजकुमार हैं और मैं तो कितनी गरीब हूँ। आप मुझसे कैसे विवाह कर सकते हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम एक गरीब लड़की हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चलो हम विवाह कर लेते हैं। परंतु आपके पिताजी महाराज दयानंद इस विवाह को मानेंगे? पिताश्री से मैं बात कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। चलो मेरे साथ। राजकुमार अंजलि को ले जाते हैं और मंदिर में अंजलि से विवाह कर लेते हैं। फिर राजकुमार अंजलि को लेकर राजमहल में आते हैं। उन्हें देखकर, राजकुमार, ये क्या है? आप ऐसे अचानक विवाह करके कैसे आ गए? पिताश्री, मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने इसके साथ विवाह कर लिया है। ये
अब आपकी बहू है। प्रणाम महाराज। ठीक है, अब तुमने ये विवाह कर ही लिया है तो मैं इसे अमान्य नहीं कर सकता। तुम दोनों सुखपूर्वक रहो, यही मेरा तुमसे आशीर्वाद है। जिस दिन से राजकुमार और अंजलि का विवाह हुआ था, राजकुमार राज्य के किसी भी कार्य में ध्यान नहीं दे रहे थे। एक दिन, महामंत्री जी, समझ नहीं आता कि इस राज्य का सारा काम कैसे करूं। मैं अब वृद्ध हो गया हूं। राजकुमार का तो अब राजकार में ध्यान ही नहीं है। वो तो अब अपनी पत्नी के साथ ही समय बिताते हैं। महाराज, हमारे राज्य का व्यापार कार्य राजकुमार ही करते हैं। राजकुमार के पास अच्छा संवाद कौशल्य है, इसीलिए हम दूसरे राज्यों के साथ व्यापार की बात करने के लिए राजकुमार को ही भेजते हैं। पर इन दिनों राजकुमार राज्यसभा में आते भी नहीं हैं। व्यापार के कितने काम बाकी हैं। हाँ, मैं राजकुमार से फिर एक बार बात करता हूँ। शाम को महाराज राजकुमार को बुलाते हैं। राजकुमार, जब से आपका विवाह हुआ है, आपने राज्यसभा में पैर भी नहीं रखा है। ऐसे राज्य कार्य नहीं होगा। पिताश्री, आप तो राज्य चला रहे हैं, फिर मैं अगर थोड़ा ध्यान कम करूं तो क्या हो जाएगा? मैं अब वृद्ध हो गया हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम राज्य का पूरा भार तुम उठा लो और मुझे अब इस राज्य कार्य से मुक्त करो। मैं बस अपने अनुभव से तुम्हें सलाह देता रहूंगा। पिताश्री, मुझे अपनी पत्नी के साथ थोड़ा और समय बिताना है। ठीक है, तुम कुछ और दिन अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करो, परंतु 3 दिनों के बाद तुम राज्यसभा में आ जाओ। एक विशेष मुद्दे पर गुप्त मंत्रणा करनी है। ठीक है पिताश्री, मैं पहुंच जाऊंगा। 3 दिनों के बाद महाराज राजकुमार और महामंत्री एक महत्व के विषय में मंत्रणा करते हैं। फिर हमने अभी जो मंत्रणा की है, वो सब चर्चा, सारी बात हम तीनों में ही रहेगी। स्मरण रहे, ये बात इस कक्ष से बाहर नहीं जा सकती। यदि ये बात किसी और को पता चली तो हमारे राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ महाराज, आपकी बात सही है। ये बात हम तीनों के सिवा किसी को पता नहीं चलेगी। आप विश्वास रखिए। तीनों राज्यसभा से बाहर आते हैं। राजकुमार अंजलि के पास आते हैं और क्या हुआ? आज तो आपने राज्यसभा में बहुत समय लगा दिया। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ, पिताश्री और महामंत्री के साथ एक बहुत ही महत्व के विषय पर मंत्रणा कर रहा था। अच्छा, ऐसी कौन सी महत्व की बात है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे भी नहीं बता सकते? नहीं, ये राजकार्य की बातें हैं। ये बातें गुप्त होती हैं। ये किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती हैं। मैं आपकी राजनीति की बातें नहीं समझती हूँ, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिस प्रकार से मैं अपनी सभी बातें आपको बताती हूँ, आपको भी मुझे बतानी चाहिए। हमारे संबंध का आधार विश्वास है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राजकुमार अंजलि को सब बात बता देते हैं। कुछ दिनों के बाद, महाराज, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या? कैसे? कैसे वो तो पता नहीं महाराज, परंतु हमारे व्यापार की सभी बातें हमारे शत्रु को पता चल गई हैं और उन्होंने हमारी रणनीति अपनाकर हमारा पूरा व्यापार उनके यहाँ घुमा लिया। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी रणनीति केवल हम तीनों को पता थी और राजकुमार भी सभी व्यापारियों से भेंट करके आए थे। हाँ महाराज, परंतु हमारे शत्रु राजा महाराज कालीचरण ने हमारी रणनीति और हमारे मूल्य मापन का उपयोग करके हमारे सभी व्यापारी संबंधियों से भेंट की और उनके राज्य का व्यापार उनसे कर लिया। यह तो बहुत बुरा हुआ है। राजकुमार कहाँ है? उनको बुला लीजिए। कुछ देर के बाद राजकुमार आते हैं। राजकुमार, आपको पता चला कि हमारे राज्य के व्यापार में
बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, अभी अभी महामंत्री ने मुझे बताया है। परंतु नुकसान कैसे हो सकता है? आपने तो खुद जाकर सबसे बात की थी। हाँ पिताश्री, परंतु हमारी तरह रणनीति, उन्होंने व्यापार का प्रस्ताव रखा था। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी रणनीति किसी और को कैसे पता चल गई? कहीं आप या महामंत्री की ओर से किसी को कुछ पता तो नहीं चला था? नहीं महाराज, आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं कभी किसी को कुछ बता ही नहीं सकता। मैंने भी राज्य के बाहर किसी को कुछ नहीं बताया। राज्य के बाहर के किसी को नहीं बताया? इसका अर्थ है कि आपने महल के किसी व्यक्ति को जरूर कुछ बताया है। हाँ, मैंने मेरी पत्नी को बताया था। ये बात सुनकर महाराज राजकुमार को बहुत सुनाते हैं। राजकुमार को गुस्सा आता है और वो भी महाराज को बहुत कुछ कहते हैं। उनकी वो बातें सुनकर महाराज को बहुत दुख होता है और तुमने मुझे अपनी सीमा से बहुत ज्यादा बोला है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, परंतु तुमने मेरा जितना अपमान किया है कि अब मुझे सिंहासन पर बैठने में कोई रुचि नहीं है। मैं इस राजपाट का त्याग करता हूँ। हाँ, आप वृद्ध तो हो ही गए हैं, इसीलिए आप ऐसे अनाप शनाप बड़बड़ा रहे हैं। आप मेरी पत्नी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि मेरी पत्नी ने शत्रु को जाकर हमारी गुप्त बातें बताई हैं? आपके ये महामंत्री भी तो शत्रु के साथ हाथ मिला सकते हैं। नहीं महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं कभी भी हमारे राज्य के साथ विद्रोह नहीं कर सकता। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि मेरी पत्नी ने राजद्रोह किया है? पिताश्री, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सच में आप सटिया गए हैं। बस अब मैं यहाँ एक क्षण नहीं रह सकता। मैं इस राज्य का त्याग करके वन में चला जाता हूँ। महाराज, यदि आप इस राज्य का त्याग करेंगे तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। महाराज और महामंत्री राज्य का त्याग करके वन जाते हैं। राजकुमार वीरसेन खुद राजा बन जाते हैं। उसके राजा बनने के बाद राज्य की व्यवस्था और ज्यादा डगमगा जाती है। एक दिन महाराज, अभी मुझे कुछ यात्री मिले थे, उससे पता चला है कि हमारे राज्य में बहुत गड़बड़ हो गई है। पूरी व्यवस्था डगमगा गई है। राजकुमार राज्य का भार उठाने में सक्षम नहीं हैं। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था, परंतु उस दिन उन्होंने मेरा जितना अपमान किया था वो देखकर मैं एक क्षण भी नहीं रुक सका। महामंत्री, मुझे लगता है कि अब आपको जाकर राज्य की बिगड़ी हुई व्यवस्था संवारनी चाहिए। परंतु महाराज, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? महामंत्री, अभी मुझसे ज्यादा राज्य को आपकी आवश्यकता है। महामंत्री राज्य में आते हैं। उन्हें देखकर राजकुमार उनका फिर अपमान करके उन्हें उनके पद पर रख देता है। राजकुमार, मैंने इस राज्य का नमक खाया है, इसीलिए मैं इस राज्य को ऐसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए मैं यहाँ वापस आया हूँ। मेरी आपकी पत्नी से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, परंतु इस राज्य के हित का विचार करना मैं मेरा प्रथम कर्तव्य समझता हूँ। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार मेरी बात मानकर आपकी पत्नी पर नजर रखें। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो हम किसी और दिशा से पता लगाएंगे कि कौन हमारे राज्य की बातें दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, यदि आपका यह अनुरोध है तो मैं आपकी बात का मान रखता हूँ। राजकुमार अंजलि पर नजर रखती हैं। वो देखते हैं कि अंजलि रात को राजमहल किसी से मिलने जाती है। ये देखकर राजकुमार को बहुत धक्का लगता है। अगले दिन अंजलि, हमारे राज्य की व्यवस्था डगमगा चुकी है। राजकोष में धन नहीं बचा है। प्रजा अब भूखी मरने वाली है। तो आप धन की व्यवस्था कैसे करेंगे राजकुमार? आज ही मुझे पता चला है कि हमारे राज्य की सीमा के बाहर एक घना वन है। उस वन की एक गुफा में
सदियों पुराना एक खजाना छुपा हुआ है। मैं उस खजाने को प्राप्त करने वाला हूँ। रात हो जाती है और अंजलि राजमहल से बाहर आकर अंधेरे में एक आदमी को मिलती है। वो आदमी अंजलि से कुछ कहता है और अगले दिन अंजलि सुबह राजमहल से बाहर चली जाती है। राजकुमार उसका पीछा करने लगता है। अंजलि उस गुफा के बाहर रुकती है जहाँ वो खजाना छुपाया था। वो महाराज कालीचरण के साथ उनके कुछ मंत्री भी होते हैं। अंजलि, यदि तुम्हारी ये जानकारी असत्य निकली तो तुम्हारे भाई और माँ के प्राण चले गए समझो। महाराज, आज तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो सब सत्य ही था, तो ये भी सत्य ही होगा ना? ठीक है, चलो हमारे साथ गुफा के अंदर। नहीं, मैं नहीं आ सकती। राजकुमार को पता चल गया कि मैं राजमहल में नहीं हूँ तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कहकर अंजलि वापस जाने लगती है। कालीचरण और उसके साथी गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार वीरसेन के सिपाही उस गुफा को पत्थर से बंद कर देते हैं। वीरसेन अंजलि के सामने आ जाते हैं और अंजलि चौंक जाती है। राजकुमार, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ आपकी सच्चाई जानने आया हूँ। पिताश्री ने तुम्हें सही पहचाना था, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने ही महाराज कालीचरण को आपके राज्य की सारी गुप्त बातें बताई थी। महाराज कालीचरण ने मेरी माँ और भाई को बंदी बनाकर रखा है। उन्होंने ही मुझे आपको मोहित करने के लिए भेजा था। यदि मैं ऐसा करने से मना करती तो वो मेरी माँ और भाई की हत्या कर देते, इसलिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं महाराज कालीचरण की जासूस हूँ। मजबूरी में ही सही, परंतु तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे कारण मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मेरे राज्य का कितना नुकसान हुआ, ये सब देखते हुए भी तुम चुप रही। मैंने कहा ना कि मुझे मेरे भाई और माँ के प्राणों की चिंता थी, इसलिए मैंने ये सब किया। राजकुमार, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया, ये सत्य है, परंतु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ये भी सत्य है। राजकुमार को अंजलि की बात सही लगती है। वो अंजलि को राजमहल लेकर आते हैं। महाराज कालीचरण के राज्य जाकर राजकुमार वीरसेन अंजलि के भाई और माँ की मुक्ता करते हैं। महाराज कालीचरण और उनके मंत्री उस गुफा में बंदी बन जाते हैं। राजकुमार महाराज दयानंद के पास आते हैं और पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया है। आपके अनुभव से आपने मेरी पत्नी पर आरोप किया था, जो सत्य था, परंतु मैं ही नहीं समझ पाया उसने जो किया। परंतु उसके पीछे उसका हेतु केवल अपनी माँ और भाई के प्राण बचाना था। इसीलिए आप उसे क्षमा कर दीजिए और आप फिर से राजमहल चलिए। सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है पुत्र, तुम्हें अपनी भूल समझ आई, यही बहुत है। महाराज दयानंद राजकुमार के साथ महल वापस आते हैं। वो फिर से राज्य का कार्य करने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उनका राज्य फिर से समृद्ध हो जाता है।